शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी बस घोटाला और फिर स्कूलों के क्लासरूम निर्माण में घोटाला सामने आने के बाद कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री और उसके विधायकों के खिलाफ जांच एजेंसियां अपनी कमर कस चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पानी पी पी कर रोजाना कोसने वाले इस कट्टर ईमानदार ने अपनी पहली सरकार भी कांग्रेस के समर्थन से ही बनाई थी। आम आदमी पार्टी को हमेशा से कांग्रेस की बी पार्टी माना जाता रहा है, परंतु आज हम एक ऐसे घोटाले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर दिल्ली की जनता का चू काटा है। आज के इस घोटाले की कहानी में जो भी आरोप लगाए जाएंगे वो सभी आरोप अदालती दस्तावेजों के माध्यम से लगाए जाएंगे। इसलिए राजनीतिक चापलूस और चमचे किस्म के लोगों से अनुरोध है कि कृपया मेरी वीडियो देखकर अपना खून न जलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास एपिसोड। दोस्तों, आज की कहानी में दो अहम किरदार हैं। पहला, दिल्ली की नांगलोई विधानसभा से कांग्रेस के कई दफा विधायक रह चुके दबंग नेता डॉक्टर विजेंदर सिंह और दूसरी महान शख्सियत हैं सीमापुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक और पेशे से वकील राजेंद्र पाल गौतम। पूर्व कांग्रेसी विधायक पर आरोप है कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन रहते हुए अनगणित घोटाले करने का और आम आदमी पार्टी के विधायक पर आरोप है इन सभी घोटालों की जानकारी होते हुए आंखें मूंदे रखने का। इससे पहले कि आप दर्शक मुझे कमेंट सेक्शन में गालियों से नवाजें, उससे पहले आपको बता दूं कि आपके कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के चहेते विधायक राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के पूर्व कोऑपरेटिव मिनिस्टर रह चुके हैं और दिल्ली की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हुए सभी घोटाले उनके कार्यकाल में ही अंजाम दिए गए। जबकि पूर्व कोऑपरेटिव मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने बाकायदा प्रेस इंटरव्यू में इस कांग्रेसी घोटालेबाज के कब्जे से इस कोऑपरेटिव बैंक को निकालने का दावा भी किया था। तो चलिए पहले आपको पूर्व कोऑपरेटिव मिनिस्टर के उस दावे को सुना देते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट में तो आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन कब्जा करने की इच्छा नहीं है, बल्कि जिनके कब्जे उनके कब्जे तोड़ने हैं। हम नहीं चाहते जिस तरह बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपना वहाँ पे चेयरमैन बना के बैठा देती हैं, वहाँ की सारी कोऑपरेटिव्स पे कब्जे कर लेती हैं। आप देखेंगे 2.5 साल हमारी सरकार को हो गया, लेकिन हमने अभी तक किसी भी एक भी सिंगल आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते जहाँ पे कहीं हमारे किसी व्यक्ति ने कब्जा, हमारे किसी कार्यकर्ता ने कब्जा किया हो या किसी हमारे MLA ने या किसी और ने किया हो, और वो हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं जो एम्पावर्ड जो है ना वो लोग होने चाहिए, जो मेंबर्स हैं सोसाइटीज़ के वो एम्पावर्ड होने चाहिए, लेकिन इस तरह के कब्जे की राजनीति को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आम आदमी पार्टी के पूर्व कोऑपरेटिव मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने सितंबर 2017 में कोऑपरेटिव इंडियन वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि वो यहां सालों से कोऑपरेटिव सेक्टर में कब्जा करके बैठे राजनेताओं के कब्जे छुड़ाने आए हैं। प्रकाशित खबर में भी साफ तौर पर दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कांग्रेसी नेता विजेंदर सिंह की चेयरमैन के तौर पर लगातार चुने जाने पर उन्होंने जांच की बात कही थी, लेकिन विजेंदर सिंह पर कोऑपरेटिव मिनिस्टर का रडार होने के बावजूद ये कांग्रेसी अपनी पूरी बोर्ड के साथ साल 2020 में फिर से काबिज हो गया। इससे पूर्व 2014 में भी ये कांग्रेसी घोटालेबाज नेफेड में हुए एक घोटाले में रिकवरी का आरोपी रहते हुए बैंक की बोर्ड पर काबिज हो गया था। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि पूर्व कोऑपरेटिव मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम को विजेंदर सिंह के करतूतों की जानकारी ही नहीं हो। तो चलिए आपका यह भ्रम भी दूर किए देता हूं। उसके लिए आपको
एक और बयान सुनना चाहिए। इन सारे आरोपों को लेकर कभी आप सहकारिता मंत्री का दरवाजा आपने खटखटाया राजेंद्र पाल गौतम का? मैंने राजेंद्र पाल गौतम जी को पूरी फाइल दी। अच्छा। उन्होंने आज तक मुझे कोई रिप्लाई वापस नहीं किया। सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री, सहकारिता मंत्री जो राजेंद्र पाल गौतम है, वो इस मामले की उनको जानकारी है पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं उनको कम से कम नहीं तो 10 कंप्लेंट बाई पोस्ट भेज चुका हूँ, जो आपको मैं सबूत दे सकता हूँ। उसमें सबूत में तो कोई आनाकानी इफ एंड बट नहीं है ना, उसमें तो कोई वो नहीं ना कि मैं झूठ बोल लूंगा। चलो ये बात मैं मान लूंगा, भाई मंत्री साहब कह दे कि मेरे पास आया ही नहीं, ये मैंने मान ली बात आपकी, जबकि मैं उनको पूरी फाइल दे के आया हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इसके रिगार्डिंग मैं इंक्वायरी जरूर बैठाऊंगा। और ये मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने आरसीएस साहब को दी और आरसीएस साहब अपने यहाँ रख के बैठे हूँ, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि आरसीएस साहब ने आज तक बैंक के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। मतलब बैंक के खिलाफ इन दी सेंस ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ वैसे बोला हूँ, उन्होंने कोई इंक्वायरी आज तक होल्ड नहीं की है और ना वे आरसीएस साहब चाहते कि बैंक का कोई फ्रॉड उजागर हो। दोस्तों, ये महाशय थे ललित कुमार, जिनकी शिकायत भले ही कोऑपरेटिव मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सालों तक दबाए रखी, परंतु इसी ललित कुमार की शिकायत पर दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी साहब ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का आदेश दिया, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने विजेंदर सिंह और उनके बोर्ड मेंबर्स को कई घोटालों में लिप्त पाया और वर्तमान में इसी ललित कुमार की शिकायतों की बदौलत दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को विजेंदर सिंह के नेतृत्व वाली मैनेजिंग कमेटी को बर्खास्त करके रिटायर्ड जस्टिस माननीय वीके जैन को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इस बैंक की जिम्मेवारी सौंप दी। आज हम आपको दिल्ली हाई कोर्ट के इसी मुकदमे में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से दाखिल हलफनामे में दर्ज आरोपों के बारे में बताएंगे, जिसमें ललित कुमार की शिकायतों से दिल्ली सरकार के वकील ने सहमति जताई है। इसलिए कट्टर ईमानदार और न्याय यात्रा आयोजित कर जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली पार्टियों के बेईमान गठजोड़ को उजागर करने वाले इस घोटाले पर आधारित इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कांग्रेसी घोटालेबाज के घोटालों की फेहरिस्त। इस कांग्रेसी घोटालेबाज पर पहला गंभीर आरोप है कि इस बैंक पर पिछले 2-3 चुनावों में धांधली करके इसने बैंक की मैनेजमेंट कमेटी पर कब्जा किए रखा। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से दाखिल हलफनामे के मुताबिक इस कोऑपरेटिव बैंक में सदस्य सोसाइटियों की वास्तविक संख्या 2414 थी, जिसमें से 2000 से अधिक सदस्यों को नियमों के खिलाफ हटा दिया गया। मसलन 2014 में इस घोटालेबाज कांग्रेसी ने 2020 सदस्यों में से महज 283 सोसाइटियों के वोट से चुनाव करवाया। फिर 2017 में सदस्यों की संख्या 2025 हो गई, जिसमें सिर्फ 312 सदस्यों ने ही चुनाव में वोट कास्ट किया और 2020 के चुनाव में सदस्यों की संख्या महज 383 रह गई, जिसमें महज 221 सदस्यों ने चुनाव में अपना वोट कास्ट किया। ये अजीबोगरीब चुनाव कैसे साल 2014, 2017 और 2020 में हुए, इसका जवाब तो उस वक्त के चुनाव अधिकारी ही दे सकते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार करती है और पूरा चुनाव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की देखरेख में होता है। परंतु इस दफा यानी नए चुनाव अधिकारी विजय सिंह मलिक ने इस कांग्रेसी घोटालेबाज की यह धांधली पकड़ ली और बैंक से ओरिजिनल मेंबरशिप रजिस्टर मांग लिया। परंतु सबसे मजेदार बात यह है कि बैंक के पास
ओरिजिनल मेंबरशिप रजिस्टर ही नहीं पाया गया, जिसके बाद मौजूदा चुनाव अधिकारी ने चुनाव कराने से हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गया, जहां दिल्ली सरकार के वकील के हलफनामे के बाद सभी 2414 सदस्यों की ऑडिट और उसके बाद निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को विजेंदर सिंह के नेतृत्व वाली मैनेजिंग कमेटी को बर्खास्त करके रिटायर्ड जस्टिस माननीय वीके जैन को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इस बैंक की जिम्मेवारी सौंप दी। इस कांग्रेसी घोटालेबाज पर दूसरा गंभीर आरोप है एक महिला कर्मचारी को अवैध तरीके से बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने का। जी हां, चौंकने की जरूरत नहीं है। आपके कथित कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उन्हीं के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अप्रैल 2016 से फर्जी एमडी अनीता रावत काबिज है, जिसकी नियुक्ति को खुद डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस अवैध ठहरा चुकी है। फर्जी एमडी की नियुक्ति के संदर्भ में कथित कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कोऑपरेटिव मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, विधानसभा पेटिशन कमेटी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को खुद दिल्ली न्यूज 24 ने कई बार शिकायत भेजी, परंतु कट्टर ईमानदार सरकार ने दिल्ली न्यूज 24 की शिकायतों को एक दूसरे को कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड करते रहे, जिसके बाद दिल्ली न्यूज 24 ने बैंक प्रबंधन, आरसीएस, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेफेड और पीजीसी की लापरवाही और मिलीभगत के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग के साथ जुलाई 2021 में जनहित याचिका दायर कर दी, जिसमें बार बार झूठ बोलने के बाद 27 अप्रैल 2023 की सुनवाई में आरसीएस ने हलफनामा दाखिल कर हमारे सारे आरोपों को सही माना, जिसमें अनीता रावत की नियुक्ति भी अवैध मानी गई। लेकिन फिर बैंक प्रबंधन ने एक अलग से मुकदमा दायर किया और फिर दिल्ली सरकार के पैनल के एक अन्य वकील की मदद से अनीता रावत के मामले में स्टे हासिल कर लिया, जबकि एलजी के आदेश पर हुई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक अनीता रावत के खिलाफ आरसीएस को पुलिस एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। खैर, अब यह मुद्दा फिर से जनहित याचिका में दिल्ली न्यूज 24 उठाएगा, लेकिन मार्च 2024 की निर्धारित सुनवाई में। इसलिए अब चलते हैं मौजूदा हलफनामे में दर्ज अन्य आरोपों की तरफ। हालांकि इस हलफनामे में आरसीएस की तरफ से जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों की भी चर्चा की गई है। इस कांग्रेसी घोटालेबाज पर तीसरा गंभीर आरोप नाबार्ड की तरफ से लगाया गया है, जिसे मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर स्क्रॉल कर देता हूं, क्योंकि नाबार्ड ने विजेंदर सिंह के नेतृत्व वाली मैनेजमेंट कमेटी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। मसलन नाबार्ड की तरफ से यह कहा गया है कि इस बैंक के पास पर्याप्त संख्या में लाइसेंस ही नहीं है। मतलब यह कि एक ब्रांच के लिए एक लाइसेंस ही इस कोऑपरेटिव बैंक के पास है, परंतु विजेंदर सिंह ने एक लाइसेंस पे 49 ब्रांच खोल रखे हैं। यहां यह भी दिलचस्प है कि आरबीआई ने तो बाकायदा इस बैंक को 2019 में सेकंड शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक का भी दर्जा दे रखा है, जबकि बिना पर्याप्त लाइसेंस के 49 ब्रांच खोलने वाले बैंक को यह दर्जा किस तरह दिया गया, अब तो यह भी जांच का विषय है। दूसरा, याचिकाकर्ता बैंक के पास संदिग्ध लेन देन की पहचान करने के लिए अद्यतन केवाईसी कार्यान्वयन नीति और सॉफ्टवेयर भी नहीं है। बैंक के पास अनुपालन और गैर अनुपालन वाले केवाईसी खातों की सूची भी नहीं है और खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी बैंक प्रबंधन पर फर्जी लोन देने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए यह पर्याप्त आधार बन सकता है। नाबार्ड की तरफ से लगाए गए आरोपों में तीसरा आरोप यह है कि बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम
1949 की धारा 35(1) का अनुपालन नहीं किया है। अब इसका मतलब भी बता देता हूं। आरबीआई द्वारा आमतौर पर बैंकिंग कंपनियों को या विशेष रूप से किसी भी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी किया जाता है और बैंकिंग कंपनियों या बैंकिंग कंपनी जैसा भी मामला हो, वो सभी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। अब यहां यह भी सवाल पैदा होता है कि आखिर आरबीआई ने 2019 में इस बैंक को कैसे सेकंड शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक का दर्जा दे दिया, जबकि नाबार्ड के मुताबिक यह स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35(1) का अनुपालन ही नहीं करती। चौथे आरोप में कहा गया है बैंक से जुड़ी 4 शाखाओं में धोखाधड़ी के मामले निस्तारण हेतु लंबित थे। 5वां आरोप है बैंक के पास लेखांकन नियमावली तथा खरीद मैनुअल भी नहीं है। 6ठे आरोप के मुताबिक बैंक ने धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक निगरानी समिति गठित की थी, लेकिन आज तक इसकी कोई बैठक ही नहीं हुई। नाबार्ड की तरफ से जो आरोप लगे हैं उसमें 7वां आरोप है बैंक की कोर बैंकिंग सिस्टम में डुप्लीकेट ग्राहक आईडी पाई गई, जो बैंक की विभिन्न शाखाओं में सक्रिय भी थी और क्रियाशील भी थे। 8वां आरोप कहता है कि बैंक द्वारा फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट मैनुअल तरीके से बनाई जाती है, जबकि इसे कोर बैंकिंग सिस्टम द्वारा जारी होना चाहिए। साथ ही ऋण और टर्म डिपॉजिट निकासी के लिए ब्याज की दर भी मैनुअल तरीके से एंट्री की जाती है, जिससे बड़े वित्तीय नुकसान का जोखिम बना रहता है। 9वां आरोप कहता है कि बैंक की शाखाओं में जो कंप्यूटर हैं वो पुराने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तक बिना लाइसेंस वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। बैंक के पास ना तो आईटी संसाधन खरीद के लिए कोई पॉलिसी है और ना ही बैंक नई बैंकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। 10वें आरोप में मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति पे बात हुई है। यहां नाबार्ड ने साफ किया है कि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल के प्रावधान संख्या 58 का उल्लंघन करके मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है। बैंक प्रबंधन ने अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करने के पहले ना तो सरकार से कोई अनुमति ली और ना ही सलाह मशवरा किया, लेकिन दूसरी तरफ जनहित याचिका में नाबार्ड ने बकायदा हलफनामा देकर कहा है कि एमडी की नियुक्ति से उसका कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, इसमें सबसे मजेदार बात तो यह है कि अनीता रावत से पूर्व के 3 एमडी लगातार नाबार्ड से प्रतिनियुक्ति पर आते रहे हैं, और तो और इस बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नाबार्ड का एक प्रतिनिधि भी चुना जाता है हर बार। जब अनीता रावत को विजेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली मैनेजमेंट कमेटी ने एमडी बनाया था, तब भी नाबार्ड के एके मोहंती इस मैनेजमेंट में नाबार्ड की तरफ से प्रतिनिधि थे। यानी हमाम में सभी के सभी समझ ही गए होंगे। 11वां आरोप है 19 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 27, सेक्शन 35A, सेक्शन 46 और सेक्शन 47A के उल्लंघन के लिए 30,85,000 का जुर्माना भी लगाया था। 12वें आरोप में नाबार्ड ने कहा है कि इस कोऑपरेटिव बैंक ने 5 शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा अंजाम दिए गए धोखाधड़ी और गबन के मामलों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में शिकायत तक नहीं की, जबकि नाबार्ड ने पूर्व के ऑडिट रिपोर्ट में इस बारे में बैंक को ताकीद भी किया था। यानी जनहित याचिका में बैंक की तरफ से नाबार्ड से बेस्ट ऑडिट मिलने वाली बात भी कोरी गपबाजी निकली। 13वें आरोप में नाबार्ड ने कहा है कि बैंक जो है वो एनपीए का वर्गीकरण भी मैनुअल तरीके से करता है। नाबार्ड की जांच में तो कुछ लोन अकाउंट्स का एनपीए वर्गीकरण ही इनकम रिकॉग्नाइजेशन एंड असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के खिलाफ पाया गया है। वहीं 14वें आरोप में नाबार्ड ने यह सवाल उठाया है कि बैंक प्रबंधन की लागत 1.5% की जगह 3.74% है, जो कि निर्धारित बेंचमार्क से कहीं अधिक पाई गई।
दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, पर कहानी अभी बाकी है। आज सिर्फ कुछ मुख्य आरोपों की चर्चा की है। अगले एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे कथित कट्टर ईमानदार सरकार ने इस कांग्रेसी घोटालेबाज को लगातार झूठ बोलकर बचाने की साजिश रची, और जब जनहित याचिका दायर हुई तो कैसे अदालतों में झूठे हलफनामे पेश किए गए। लेकिन जब दिल्ली न्यूज़ 24 ने दस्तावेजों के आधार पर काउंटर करना शुरू किया तो कथित कट्टर ईमानदार सरकार के कल बल ढीले पड़ गए। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कट्टर ईमानदार और न्याय यात्रा निकालकर जनता को गुमराह करने वालों का असली घिनौना चेहरा जनता जनार्दन पहचान सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।